एक ऐसा कवि जो बचपन में बिरहा मंडली के साथ झूमता था और लोकगीतों में जिंदगी के रंग तलाशता था। एक ऐसा कवि जो खेतों में फसलों के बीच जीता, हल चलाता और मेड़ों पर कई रातें गुजार देता। जो रेल की पटरियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल निकल जाता और जिसने समाज, संस्कृति और सियासत को करीब से देखा, समझा और जो भाषाओं के साथ साथ शब्दों का इंसाइक्लोपीडिया रहा। जी हाँ, शख्सियत में आज हम चर्चा करेंगे कवि त्रिलोचन शास्त्री की। अब तक जो होता आया है उसमें जनसम्मान नहीं है, उसमें मानव को मानव के सुख दुख का कुछ ध्यान नहीं है। उससे व्यक्तिवाद पनपा है, उससे पूंजीवाद हुआ है। इन्हें नष्ट कर शोषित मानव शाप काट दो जग जीवन का। ये पंक्तियां हैं त्रिलोचन शास्त्री की। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री को याद करते हुए उनके भीतर के तमाम आयाम एक एक कर सामने आने लगते हैं। उनका लेखन, व्यक्तित्व, जीवंतता, राजनीतिक चिंतन और उनकी जन पक्षधरता। एक विशाल रचना संसार अपने पीछे छोड़कर जाने वाले त्रिलोचन को भले ही साहित्य जगत आज याद ना करे, लेकिन आज भी उनकी रचनाएं मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। ये पंक्तियां महज एक वानगी भर हैं। 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी में जन्मे वासुदेव सिंह कैसे त्रिलोचन बन गए, कैसे गांव के समारोहों में बिरहा और लोकगीतों ने उनके बालमन पर असर डाला और उनके भीतर कविता और रचनाशीलता का संसार गढ़ गया, ये खुद त्रिलोचन जी ने उन पर बनी अनवर जमाल की फिल्म में बताया है। फक्कड़ मिजाज, मीलों पैदल चलने वाले, भूखे रहकर भी हमेशा मुस्कुराने वाले, रेल पटरियों पर घंटों चलने वाले और वहां पड़े गुड़ के एक टुकड़े को भूखे पेट मुंह में डाल लेने वाले त्रिलोचन को लेकर उनके समकक्षों ने अनेकों कहानियां अपने अपने अंदाज में कहीं, लेकिन उनके भाषा ज्ञान के अथाह समुद्र का सब लोहा मानते रहे। सुल्तानपुर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंचे और शास्त्री की उपाधि के साथ हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान, अपनी अलग जगह बनाने वाले त्रिलोचन जी ने काशी से अंग्रेजी और लाहौर से संस्कृत की शिक्षा हासिल करने के साथ साथ अरबी और फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तमाम क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ उनके पास शब्दों का विशाल भंडार था। उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अगर केदारनाथ सिंह के शब्दों पर गौर करें तो त्रिलोचन की रचनाओं में एक ओर यदि गांव की धरती का सा उबड़ खाबड़पन दिखाई पड़ेगा तो दूसरी ओर कला की दृष्टि से एक अद्भुत क्लासिकी कसाव या अनुशासन भी। त्रिलोचन की सहज सरल सी प्रतीत होने वाली कविताओं को भी यदि ध्यान से देखा जाए तो उनकी तह में अनुभव की कई परतें खुलती दिखाई पड़ेंगी। त्रिलोचन के यहाँ आत्मपरक कविताओं की संख्या बहुत अधिक है। अपने बारे में हिंदी के शायद ही किसी कवि ने इतने रंगों में और इतनी कविताएं लिखी हों। गूगल पर तलाशेंगे तो आपको त्रिलोचन के लेखन के बारे में ये जानकारियां भी मिल जाएंगी। हिंदी में सोनेट यानी अंग्रेजी छंद को स्थापित करने का श्रेय त्रिलोचन को है। सोनेट के अतिरिक्त उन्होंने गीत, बरवे, गज़ल, चतुष्पदियाँ और कुछ कुंडलियाँ भी लिखी हैं। मुक्त छंद की छोटी और लंबी कविताएं भी उनके पास हैं। कविता के साथ ही उन्होंने कहानी और आलोचना के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। धरती उनका पहला कविता संग्रह था जो 1945 में आया था। दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, गुलाब और बुलबुल, अनकही भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक,
चैती, सबका अपना आकाश और अमोला उनके काव्य संग्रह हैं। उन्होंने मुक्तिबोध की कविताओं का संपादन भी किया है। ताप के ताए हुए दिन संग्रह के लिए उन्हें 1981 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि गूगल और इंटरनेट के तमाम मंचों पर त्रिलोचन जी के बारे में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन अफसोस ये है कि मौजूदा दौर में साहित्य जगत की जो दुर्दशा हुई है उसमें इस महान कवि की अहमियत को भी उस तरह नहीं आंका गया जितना आज के दौर में उन कवियों को जो अपनी मार्केटिंग में पीछे नहीं रहते। त्रिलोचन ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में बहुत सी बातें कही थी। त्रिलोचन से लिए गए साक्षात्कारों की एक किताब है मेरे साक्षात्कार। इसमें आप इस इंटरव्यू को विस्तार से पढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ बातें आज फिर से याद करना जरूरी है। वो कहते थे, कोई भी संस्कृति बगैर कविता के फल फूल नहीं सकती। यदि साहित्य की अन्य विधाएं हरी भरी लताएं हैं तो कविता उन लताओं को और ज्यादा खूबसूरत बनाने वाला फूल है, जिसकी महक से सारा चमन गुलजार हो जाता है। उनका मानना था कि साहित्य भी परिवर्तनशील है और यदि हम साहित्य में परिवर्तन न लाएं तो हमारा व्यक्तित्व ही क्या रह जाएगा। जो लोग परंपरा पर अधिक बल देते हैं वे नवीनता का विरोध करते हैं। साहित्य या कविता में नई चीजों का प्रयोग होने दीजिए। बहुत सारे लेखकों को उन्होंने पार्ट टाइम साहित्यकार भी कहा था। जहां ऐसे साहित्यकार हों जो दलों के सत्ता में आने पर अपनी विचारधारा तक बदल दें, वे क्या रचना करेंगे। अपना अस्तित्व बचाने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आज अधिकांश कवियों और साहित्यकारों ने अपना अपना खेमा बना रखा है। इससे साहित्य सृजन को काफी नुकसान पहुंच रहा है और आत्म प्रशंसा की एक अजीब प्रवृत्ति नजर आती है। आज ढेर सारे लेखक और कवि पार्ट टाइम साहित्यकार हैं। जाहिर सी बात है कि त्रिलोचन को जानने समझने के लिए उनको अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। खासकर आज के दौर में उनकी अहमियत को समझना भी इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा समय में सत्ता का जो हाल है, साहित्य की जो स्थिति है, खेमेबाजी का जो आलम है, जिस तरह की विचार शून्यता की स्थिति पैदा कर दी गई है और समाज में जो भेदभाव और नफरत का माहौल है, ऐसे में त्रिलोचन की कविताएं एक नई उम्मीद जगाती हैं और नई पीढ़ी को साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति और समाज के प्रति सचेत करती हैं। उनकी एक कविता सुनते हैं, वही त्रिलोचन है। वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, कपड़े भी कैसे फटे लटे हैं। यह भी फैशन है, फैशन से कटे कटे हैं। कौन कह सकेगा इसका जीवन चंदे पर अवलंबित है। चलना तो देखो इसका, उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सधे कदम, तेजी वे टेढ़ी मेढ़ी राहें, मानो डर से सिकुड़ रही हैं। किसका किसका ध्यान इस समय खींच रहा है। कौन बताए क्या हलचल है इसके रुंधे रुंधाए जी में। कभी नहीं देखा है इसको चलते धीमे। धुन का पक्का है जो चेते वही चिताए। जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है। तप तप कर ही भट्टी में सोना लिख रहा है।